ओम नमः पूर्वाय गिरये पश्चिमायाद्रये नमः ज्योतिर्गणानां पतये दिनाधिपतये नमः अचिन्त्य व्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम कुछ विशेष बात को लेकर के आए हैं कि प्राचीन भारत में भूगोल की स्थिति कैसी थी। क्या प्राचीन भारत के लोगों को ये भूगोल का बारे में पता था और उस काल से संबंध रखने वाला भूगोल जो दिन रात्रि व्यवस्था है इसके बारे में क्या प्राचीन ऋषियों को पता था, और यदि पता था तो कितना अभी के जो भी आधुनिक विज्ञान है उसके साथ वो उसका तालमेल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। उस प्राचीन ऋषियों का चिंतन उस समय का और अभी के जो वैज्ञानिकों का चिंतन जो है इनके साथ उन ऋषियों का तालमेल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और उस काल से संबंध रखने वाला अहोरात्र व्यवस्था क्या सारी भूमि पे एक ही है क्या? यदि सारी भूमि पे एक ही है या नहीं है तो फिर कैसी व्यवस्था है? और क्या हम अपने जगह पे जहां पे अभी हम अपने जगह पे है भारत में, क्या अभी हम सुबह सूर्य उदय होते हुए देखते हैं, शाम को सूर्यास्त होते हुए देखते हैं और फिर वही सूर्य फिर अगले दिन सूर्य उदय होता है फिर सूर्यास्त होता है। सामान्यतः 24 घंटे का हमारा दिन रात सिस्टम है, व्यवस्था है। तो क्या ये व्यवस्था हर जगह यही है? बहुत सारे प्रश्न आते हैं इन सभी चीज को यदि हम चिंतन करें तो इसी बात को लेकर के हम आज आप लोगों के समक्ष में उपस्थित है। तो प्राचीन भारत में प्राचीन भारते भूगोलः, इतने सारे बात बताए अभी तक हमने। अभी सर ने बताया 21वां क्लास है, 21st क्लास है, 21वां है। तो इतने सारे वैदिक चिंतन, इतने सारे प्राचीन चिंतन को हमने सुना, हमने जाना और हमने समझने की कोशिश किया। तो उसमें से जो आज की ये चिंतन है ये एक भूगोल का चिंतन है प्राचीन ऋषियों का, कि प्राचीन ऋषियों का भूगोल के साथ कैसा पकड़ था भूगोल में। तो जब ये सूर्य सिद्धांत ग्रंथ प्रारंभ हुआ कृतयुग के अंतिम में सूर्यांश पुरुष के द्वारा, अल्पावशिष्टे तु कृते मयो नाम महासुरः, कृतयुग का अंतिम बचा था, अंतिम कुछ चरण बचा था। उसमें कश्चित मयासुरः इस नाम का जो असुर जो है वो ज्योतिष के ज्ञान के लिए जिज्ञासा उत्पन्न होती है और वो तपस्या करता है। और उस समय की बात में ये बात आया कि सूर्य सिद्धांत का जो भूगोल अध्याय है अंतिम जो है 10 अधिकार और 3 अध्याय, जिसमें पहला अध्याय भूगोल अध्याय है। तो भूगोल अध्याय नाम का एक अध्याय है सूर्य सिद्धांत में, उसमें भूगोल के बारे में सब बताया है। तो वहां पे मयासुर का पहले 14 प्रश्न है सूर्यांश के प्रति। तो उसका 14 नहीं बताऊंगा, मैं एक प्रश्न को लेके बढ़ रहा हूं मैं, कि भगवन् किम प्रमाणा भूः किमाकार किमाश्रयाः किम विभाग कथम चात्र सप्त पाताल भूमयः। बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं मयासुर ने कि अहोरात्र व्यवस्थां च विदधाति कथम रविः, सूर्य अहोरात्रि व्यवस्था कैसे बनाता है, दिन रात्रि व्यवस्था कैसे सूर्य के द्वारा होता है, इत्यादि बहुत सारे प्रश्न है। पितृम मासेन भवति, पितरों का मास अभी हमने सुना 15 दिन का होता है, वही सब जगह क्यों नहीं होता है, इसका समाधान हमको मिल गया। तो इतने सारे प्रश्न जो है उसमें 14 प्रश्न पूछे हैं, जिसमें एक भूगोल के लिए प्रश्न है। तो वो भूगोल के लिए सारा प्रश्न है, भगवन् किम प्रमाणा भूः, भू का प्रमाण क्या है, किमाकारा किमाश्रयः,
चिपटा है क्या, कहाँ पर आश्रित है, किसी जगह पे आश्रित है क्या, कोई भूगोल जो हमारा भूमि है कहीं पे किसी के ऊपर टिका है क्या, किमाकार हमारा आकार कितना बड़ा है, प्रमाण कितना है, विभाग कैसा है भूगोल का, और जो सात पातल इत्यादि बोलते हैं वो कैसा है। इस तरीके का प्रश्न जो है वो भूगोल अध्याय में प्रश्नों के माध्यम से अपने जिज्ञासाओं को रखा है सूर्यांश पुरुष ने। अब हम साक्षात सूर्य सिद्धांत के कुछ महत्वपूर्ण हिस्से पे आ जाते हैं, ध्रुव तारा की स्थिति। तो कहते हैं ध्रुव तारा की स्थिति के बारे में बता रहा है कि मेरोरुभयतो मध्ये ध्रुव तारे नवस्थिते निरक्ष देश संस्थानाम उभये क्षितिजाश्रये अतो नाक्षोस्त्रयस्तासु ध्रुवयोः क्षितिजस्थयोः नवतिर्लंबकांशस्तु मेरा वक्षाम सकास्तथा। अब भूगोल की स्थिति में सबसे पहले बात आती है पोलरिस, जो अभी हम आधुनिक भाषा में बोलते हैं, जिसको ध्रुव तारा बोलते हैं हम। तो उस समय में जैसे बात आती है ध्रुव तारे, जब सुनते ही यहाँ क्या आया, द्विवचन आया, अर्थात दो ध्रुव तारा है बोल के बताया सूर्यांश पुरुष ने। अब दो ध्रुव तारा होना संभव है या नहीं है ये अलग बात है, ये अलग जगह पे हम चर्चा कर सकते हैं। अब इसको वहां इतना लंबा में नहीं खींचेंगे। वसुधा दो ध्रुव तारा की स्थिति नहीं होती है, फिर भी बताया यहाँ पे। क्यों बताया? क्योंकि वहां पे उस समय में दो ध्रुव तारे की स्थिति, दो दक्षिण और उत्तर में चमकते हुए दो तारे की स्थिति जरूर था। और ये तो आप जानते ही है, अयन के चलन के कारण ध्रुव की जो चलन है वो भी अभी जिस जगह पे ध्रुव था कुछ साल पहले, अभी उस जगह पे हमको ध्रुव नहीं दिखता है। तो ये तो अयन के द्वारा, अयन चलन के कारण ये तो स्वतः ही होता ही है ये आकाश में। तो फिर भी मेरो हो उभयतो मध्य, दोनों मेरु, सुमेरु और कुमेरु के मध्य में ध्रुव तारे नवस्थित, दो ध्रुव तारा आकाश में स्थित है बता रहे हैं। एक दक्षिण ध्रुव, एक उत्तरी ध्रुव, एक दक्षिण ध्रुव। निरक्ष देश संस्थानाम उभये क्षितिजाश्रये। निरक्ष देश संस्थानाम, निरक्ष देश वालों के लिए, तो निरक्ष देश माने क्या है कि जो इक्वेटर, अभी के जमाने में यदि हम समझेंगे तो वो इक्वेटर लाइन समझेंगे, व्यास। और वो निरक्ष देश में चार, पहले के प्राचीन समय में चार नगरी थे, 90 डिग्री में चार नगरी थे। भद्रास्व, केतुमालाख्य, सिद्धपुरी, रोमका, ये सब नगरी था 90 डिग्री में। तो यही निरक्ष देश है बताया। यही निरक्ष देश संस्थाना, निरक्ष देश में रहने वालों के लिए तो वो जो ध्रुव तारा जो है क्षितिजाश्रये बताया, वो क्षितिज में आश्रित रहता है। अब इसको थोड़ा सा समझने की जरूरी है। इससे पहले हम ये श्लोक कंप्लीट कर लेते। अतो नाक्षो श्रयस्तासु ध्रुवयोः क्षितिजस्थयोः। क्षितिजस्थयोः, क्षितिज में रहने वालों के लिए तो उत्स्र अर्थात उन्नति, ध्रुव की, द्वयोः ध्रुवयोः उन्नतिर न भवति। अभी हम जो अक्षांश की बात करते हैं, अक्षांश क्या है ये समझ लेंगे हम पहले। अक्षांश वही है कि आपके क्षितिज से ध्रुव कितने डिग्री पे उठा हुआ है, वही आपका अक्षांश है। आपका अक्षांश क्या होता है कि आपके क्षितिज से ध्रुव की उन्नति कितना हुआ है, वही अक्षांश है। तो यदि अब क्षितिज क्या होता है इसमें समझने की जरूरी है। तो क्षितिज वो होता है जो आपके खमध्य से जब 90 डिग्री में आप एक वृत्त बनाएंगे तो वो उसका क्षितिज होता है। अब इसमें थोड़ा सा भूगोल का पूर्व ज्ञान होना जरूरी है कि आधुनिक लोगों को तो पता ही होता है, अभी यहाँ पे ज्यादा आधुनिकता है तो वो वहीं से समझाता हूं मैं कि जब जो हम अभी इक्वेटर लाइन जो बोल रहे हैं, मान लीजिए ये निरक्ष देश है, ये निरक्ष मतलब ये इक्वेटर है, ये व्यास रेखा है, व्यास वृत्त है, नाड़ी वृत्त, और ये व्यास माने उसका सूत्र है। तो नाड़ी वृत्त जो होता है वही इक्वेटर है अभी का।
तो नाड़ी वृत्त के जो जो देश आते हैं वही निरक्ष देश आप समझ लीजिए। और उसके नाड़ी वृत्त के मध्य से जब आप 90 डिग्री के एक वृत्त बनाएंगे तो वो कैसे वृत्त बनेगा कि उत्तर की ओर, उत्तर दक्षिण की ओर ध्रुव को मिलते हुए बनेगा वो वृत्त। आप एक ग्लोब ले लीजिए, ग्लोब हमें एक चक्र है जो है वो 180 डिग्री 360 डिग्री का होता है। 360 डिग्री को आप दो हिस्से में काट देंगे तो 180 हो जाता है, और उसको 4 भाग में कर देंगे तो 90 होता है। तो उस केंद्र बिंदु से जब आप 90 अंश की दूरी, 90 अंश में जब आप एक वृत्त खींचेंगे तो वो वृत्त कहाँ जाएगा, वो ध्रुव स्थान जहां पे ध्रुव तारा है उसके ठीक नीचे वाले देश जो भी है उन देशों को लगते हुए वो वृत्त बनेगा। वही क्या होता है, निरक्ष देश अर्थात इक्वेटर वालों के लिए क्षितिज होता है। इसका मतलब ये भी हुआ कि ध्रुव स्थान में, ध्रुव जहां है उसके ठीक नीचे रहने वाले लोगों के लिए भी ये हुआ कि जो क्षितिज, उनका क्षितिज जो है वो इक्वेटर लाइन हुआ, वही नाड़ी वृत्त हुआ। क्योंकि हमेशा क्षितिज वृत्त तो 90 अंश की दूरी में बनता है, 90 की डिग्री में बनता है, 90 डिग्री में बनता है अपने खमध्य से। इसीलिए ध्रुव तारा जहां है उनके नीचे वाले को अर्थात मेरू, प्राचीन भाषा में बताया जाए तो मेरू, अभी के भाषा में बताया जाए तो अंटार्कटिका। अंटार्कटिका वालों के लिए जो क्षितिज होता है वो क्या होता है, इक्वेटर लाइन होता है। मेरू वासियों के लिए जो क्षितिज होता है वो क्या होता है, निरक्ष देश होता है। ये बात समान ही है, ये आधुनिक है, ये प्राचीन है। तो ये ध्रुव तारा की स्थिति बताया, इसीलिए बताया नवतिर लंबकांशस्तु मेरु अक्षांशकाश तथा। अब मेरू वासियों के लिए क्या होता है, ध्रुव जो है उनके ठीक खमध्य में होता है। आप अंटार्कटिका में जाइए और ध्रुव तारा को देख लीजिए तो आप उसको ठीक सिर के ऊपर देख सकते हैं, अर्थात वो 90 डिग्री में है। और वहां से आप 90 डिग्री के यदि कोई वृत्त खींचेंगे तो वो कहां पे आएगा, वो अभी के जो इक्वेटर है वहीं पे आएगा वो वृत्त। तो वही उनका क्षितिज भी हुआ। और यही मेरुवासियों के लिए उनका 90 डिग्री में ध्रुव तारा उठा हुआ है अपने क्षितिज से, तो उनका अक्षांश हमेशा 90 ही होता है और लंबांश जो होता है वो 0 होता है। और उन इक्वेटर लाइन वालों के लिए जो ध्रुव होता है वो उनके क्षितिज में दिखते हैं, इसीलिए उनका अक्षांश 0 होता है। इक्वेटर वालों का अक्षांश 0 होता है और लंबांश जो होता है वो 90 होता है इक्वेटर देश वालों के लिए। अभी जो भी इक्वेटर देश में आते हैं, जितने भी ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट जो भी आते हैं इक्वेटर देश में, ये सब जो भी देश है, कंबोडिया इत्यादि जो भी आते हैं, उन देशों के लिए जो क्षितिज होता है वो अंटार्कटिका है। और अंटार्कटिका में के लिए ध्रुव तारा सबसे सिर के ऊपर है, अर्थात उन कंबोडिया इत्यादि जो भी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से होते हुए जो इक्वेटर जा रहा है, वो इक्वेटर के लिए 90 डिग्री क्या हुआ, वो अंटार्कटिका हुआ। तो 90 डिग्री में जब ध्रुव दिखता है उनको तो वो उनको क्षितिज में दिखता है, अर्थात सीधा दिखता है उनको, इसलिए उनका अक्षांश उन्नति है। ध्रुव की उन्नति नहीं होती है, इसीलिए उनका अक्षांश जो होता है वो 0 होता है और लंबांश जो होता है वो 190 होता है। ये तो आधुनिक तरीके से भी एक ही बात है, प्राचीन तरीके से भी एक ही बात है। तो ये ध्रुव तारा की स्थिति हुआ। हाँ, अब देवासुरों के लिए रवि का दर्शन कैसे होता है तो बता रहा है, देवासुरों के लिए रवि दर्शन बता रहा है इसमें। अब देखिए, ये एक अभी जो बात मैंने बताया उसी का ही एक सामान्य समझने की बात है यहाँ पे। मेषादौ देव भागस्थे देवानां याति दर्शनम, असुराणाम तुलादौ तु सूर्यस्तद्भाग संचरः। हम जानते हैं कि सूर्य प्रत्येक राशि में आगे बढ़ता हुआ जाते हैं, और मेष राशि, वृष राशि, मिथुन के बाद फिर कर्क राशि, फिर अयन शुरू हो जाता है, दक्षिणायन शुरू हो जाता है, फिर जब मकर में पहुंचता है फिर उत्तरायण शुरू हो जाता है, और मेष में जब होता है और तुला में जब होता है तो वो एक ही, अर्थात अभी आधुनिक इक्वेटर लाइन पे जब सूर्य होता है तो क्या मतलब होता है उसका कि वो या तो तुला में है या तो मेष में है।
तो मेषादौ देव भागस्ते। अब तो यहाँ पे हमको सबसे पहले समझने की क्या जरूरत है, दिन किसको कहते हैं। अभी हम इतने दिन से चर्चा करते हुए आ रहे हैं कि दिन किसको कहते हैं, कि सूर्योदय से अग्रिम सूर्योदय तक को दिन कहते हैं, दिन रात्रि अहोरात्र कहते हैं। तो कैसे होता है अग्रिम सूर्योदय, कैसे पता चलेगा आपको, जब आपके क्षितिज में जब आपका सूर्य का केंद्र बिंदु जब दिखने लग पड़ेगा, वही आपका सूर्योदय हुआ, और वही आपका सूर्य आपके क्षितिज में दिखने लग पड़ा। तो वो क्षितिज बनता कैसे है, एक क्षितिज वृत्त होता है जो काल्पनिक होता है, वो बनता कैसे है, आप जिस जगह पे खड़े हैं उस जगह से 90 अंश की उस जगह के खमध्य से 90 अंश की दूरी में जब आप एक वृत्त खींचेंगे तो वो वृत्त होगा आपका क्षितिज। अब मान लीजिए कोई अंटार्कटिका में रह रहा है, कोई नॉर्थ अंटार्कटिका में रह रहा है, यहाँ सेलेस्टियल पोल, कोई अंटार्कटिका में रह रहा है, और अंटार्कटिका में रह के वो 90 अंश की दूरी पे एक वृत्त खींचेगा, तो वो वृत्त क्या बनेगा, वो बनेगा इक्वेटर लाइन, निरक्ष देश वाला वृत्त बनेगा, इक्वेटर लाइन बनेगा, नाड़ी वृत्त बनेगा। ध्रुव स्थान से जब आप 90 अंश की दूरी पे कोई वृत्त खींचेंगे तो वो नाड़ी वृत्त बनेगा, वही नाड़ी वृत्त जो है अभी का इक्वेटर है। तो ध्रुववासियों के लिए क्षितिज क्या हुआ, 90 अंश की दूरी पे हमेशा क्षितिज बनता है, तो इक्वेटर लाइन ही उनका क्या हुआ, क्षितिज हुआ। और ध्रुव स्थान वालों के लिए क्षितिज इक्वेटर लाइन हुआ, दोनों ध्रुवों के लिए, नॉर्थ और साउथ के लिए, नॉर्थ साउथ पोल और नॉर्थ पोल के लिए। तो बीच वाला जो हिस्सा है वो उनका क्या हुआ, क्षितिज हुआ। और अभी हमने बताया जब मेष राशि और तुला राशि में होता है तो सूर्य कहां होता है, इक्वेटर लाइन पे होता है। तो मेषादौ देव भागस्थे देवानाम याति दर्शनम, जब सूर्य मेष राशि में होगा तो देवानाम दर्शनम याति, कहा सूर्य देवानाम दर्शनम याति। तो जब सूर्य मेष राशि के सायन मेष के प्रथम बिंदु पे होगा तो क्या होगा, देवताओं के लिए अर्थात उत्तरी ध्रुव वालों के लिए वो सूर्य देखेगा। और तुला दो तुलादि में यदि रहता है, तुला के सायन तुला के बिंदु में रहता है तो क्या होगा, असुर अर्थात साउथ पोल वालों के लिए वो रवि का दर्शन होगा, बता रहे हैं। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे एक जगह पे लिखा है स्प्रिंग इक्विनॉक्स और ऑटम इक्विनॉक्स। ये क्या है, स्प्रिंग इक्विनॉक्स जो है ये वसंत संपात है, और ऑटम इक्विनॉक्स क्या है, ये है शरद संपात। तो स्प्रिंग इक्विनॉक्स जब होता है तो मेष के सायन मेष के प्रथम बिंदु है, ये सायन मेष के प्रथम बिंदु, ये वसंत संपात इसको बोलते हैं। तो जब सूर्य वसंत संपात के जो संपात होता है अर्थात क्रांति वृत्त और नाड़ी वृत्त का जो संपात बिंदु है, उसमें यदि सूर्य मेष राशि में जब आता है, सायन मेष के प्रथम बिंदु में जब आता है तो वसंत संपात है, वही स्प्रिंग इक्विनॉक्स है। तो जब वहां सूर्य के फर्स्ट डिग्री वहां पे दिखता है, सायन मेष के फर्स्ट डिग्री में, तो उन देवताओं के लिए क्या हो जाता है, देवता अर्थात उत्तरी ध्रुव वालों के लिए सूर्य का दर्शन होता है, ये बता रहे इस श्लोक में। और जब ऑटम इक्विनॉक्स पे हो जाता है, शरद संपात पे हो जाता है, अर्थात तुलादि में, तुला सायन तुला के आदि में जब सूर्य होता है तो वो क्या बता रहा है कि असुरों के लिए अर्थात साउथ पोल वालों के लिए वो रवि का पहला दर्शन होगा, बता रहे हैं। अर्थात ये बात तो स्पष्ट समझ में आ गया कि जब मेष वृष मिथुन कर्कट सिंह कन्या के अंतिम तक जब सूर्य होता है तो उत्तरी ध्रुव वालों के लिए हमेशा सूर्य दिखता रहता है। और जब तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन पे जब रहता है 6 राशियों में, तब दक्षिण ध्रुव वालों के लिए सूर्य जो है वो हमेशा दिखता रहता है। ये बात तो इस श्लोक से क्लियर हो गया, ये बात समझ में आएगा इस श्लोक से। अब अहोरात्र व्यवस्था के बारे में भी हम बता रहे हैं, तो इतना बात समझ में आया कि सूर्य का दर्शन उन उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव वालों के लिए कैसा हो रहा है, बोल के इतना बात समझ में आया। अब इसको हम थोड़ा सा छोड़ के अभी हम इसको फिर अंतिम में आएंगे। मैं क्रम से जा रहा हूं कि ठीक है, ये तो बात आ गया कि जब मेष के आदि बिंदु पे जब सूर्य होता है तो वो क्या होता है कि देवताओं के लिए वो प्रथम दर्शन होता है, अर्थात उनका सूर्योदय होता है, ऐसे समझ लीजिए।
और तुला के आदि में जब सूर्य पहुंचता है तो उत्तरी गोल वालों, उत्तरी ध्रुव वालों के लिए वो सूर्य अस्त हो जाता है। तो इससे तो ये सिद्ध हुआ कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव वालों का 6 महीने का दिन 6 महीने का रात होता है। ये तो सिद्ध हो ही गया। इसको फिर से हम आएंगे उसी बात में अब आगे जाके। तो यहाँ पे बीच में कुछ प्रश्न भी आया कि वहीं पे सूर्य सिद्धांत में कि जब अब सूर्य का तीव्र किरण जो है वो तेज और मंद क्यों होता है, क्या इसमें क्या कारण हो सकता है? तो यहां बताया अत्यासन्नतया तेन ग्रीष्मे तीव्र करारवे है देवभागे सुराणाम तो हेमंते मृदुतान्यथा। अब ये यहां ये बता रहा है अत्यासन्नतया तेन ग्रीष्मे तीव्र करारवे है, सूर्य जो है वो जब जब देव भाग में या फिर असुर भाग में अर्थात उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में जाता है तो वो उसका किरण जो है वो मृदुत्व कम और ज्यादा होता है, ये बोल के बता रहा है। लेकिन ये कुछ थोड़ा सा असमंजस लगता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा लगता है यदि हम अनुभव की बात करें, अब मान लीजिए सूर्य सुबह उदय हुआ, अभी गर्मी बढ़ रहा है धीरे धीरे, अभी के समय में भी हम ले जाए। अब जब आप सुबह सुबह उठते हैं 7 बजे से पहले भी उठ के जब सूर्य के देखते हैं, जब आपके जगह पे सूर्य की पहली किरण पड़ती है, सूर्य वही है, वही घूम रहा है पृथ्वी में और पृथ्वी भी वही घूम रहा है। अब सूर्य जैसे आपको क्षितिज से ऊपर सूर्य दिख गया आपको, तो सूर्य दिखते ही आपको फिर अब किरण आपके पास पहुंचने लग पड़ा। अब अभी आप बाहर देखेंगे तो प्रखर गर्मी अभी लग रहा है बाहर, लेकिन सुबह यही सूर्य था, वही किरण था, वही सूर्य था, लेकिन सुबह ऐसे तो नहीं हुआ। तो ये तो गलत सिद्ध हुआ कि जब जब उत्तर गोल में सूर्य आता है तब तब गर्मी बढ़ता है, ये तो गलत है। नहीं तो सुबह सुबह भी वही प्रकार का गर्मी हो जाना था। किरणों के कारण, सूर्य के किरणों में तीव्रत्व और मृदुत्व का कारण इस चित्र में आप देख लीजिए। ये जो रॉ आ रहा है यहाँ पे, एरो जो आ रहा है, ये सूर्य की किरणें हैं। और ये जो क से ख जो है ये समतल है, ये भूमि है, आप जहां खड़े हैं। अब सूर्य की किरण जब तिरछी होती है तो वहां पे सूर्य की किरणों में मृदुता आती है, अर्थात गर्मी उसमें नहीं होती है, कम होती है गर्मी। और सूर्य की किरण यदि खड़ी हो गई जैसे अभी है तो कितना गर्मी है बाहर, और वही सूर्य शाम को देख लीजिए आप, थोड़ा बहुत ठंडा होने शुरू हो जाएगा। तो सूर्य तो वही है, किरणें तो वही आ रही है, तो गर्मी होना चाहिए था शाम को भी 5 बजे भी, इतना गर्मी तो नहीं होता है। तो इसका क्या कारण है? उसका कारण है सूर्य की किरणें जो है वो तिरछा और सीधा आना ही कारण है, गर्मी और तीव्रता और मृदुता होना। तो बता रहा है यदि इस तरीके से हम समझे चित्र के माध्यम से, आपके जगह पे जहां पे सूर्य, आप जहां खड़े क से लेकर के ख बिंदु आपका स्थान है, यहाँ पे आप बैठे हैं और आप पे सूर्य की किरणें तिरछी पड़ रही है, इसलिए आपको उसकी किरणें मृदुता लग रही है। लेकिन आपने कहीं कभी कभी देखे होंगे अपने आपके घरों में ही, जब सूर्य की किरणें तिरछी होती है तो आपके हमारे माता जी, हमारे गांव के लोग क्या करते थे, किसी वस्तु को सुखाने के लिए क्या करते थे, उसको ऐसे टेढ़ा करके सुखाते थे। अब मान लीजिए ये समतल है तो उसको ऐसे टेढ़ा कर दिया तो उसमें किरण डायरेक्ट पहुंच रहा है, और टेढ़ा नहीं, तिरछा नहीं हो रहा है, किरण फैल नहीं रहा है, उसमें सूर्य की किरणें जो है वो सीधा पहुंच रहा है। इसलिए आपने देखे होंगे कि जब गांव में ठंडे ठंडे प्रदेशों में जब वस्तुओं को सुखाया जाता है तो हमारे वहां तो ऐसे ही सुखाते, ऐसे टेढ़ा करके सुखाते। इसका मतलब क्या है कि जब आप वस्तु को कोई टेढ़ा करेंगे तो उसकी किरणें जो है आप पे साक्षात पड़ेगी और वो जल्दी सूखेगा, इसलिए सुखाया है जल्दी सूखेगा बोल के। अर्थात किरणें वही है, वही मृदु फैल रही थी किरणें थी, लेकिन हमने जब ऐसे कर दिया उसको तो वो फिर वहां पे तीव्रता किरणों में आ गई और वहां पे ज्यादा उष्णताएं होने लग पड़ी। तो सूर्य की किरणें जब तिरछी होती है तो ही सूर्य मृदुता होती है, और सूर्य की किरणें यदि लंबी होती है, लंबायमान होती है तो ही मृदुता आती है, और जब खड़ी होती है तो तीव्रता आती है। और यदि हम यहाँ श्लोक में बोला है हेमंते मृदुता मृदुतान्यथा,
और यदि अभी के समय पे यदि हम हेमंत ऋतु में लिया जाए तो वहां पे सूर्य जो है पृथ्वी के समीप आने पर हम गर्मी होता है बोल के बोलते हैं कि सूर्य जो है वो उत्तर की ओर आ रहा है तो गर्मी बढ़ रहा है। ये भी एक कारण हो सकता है। लेकिन हेमंत ऋतु अभी हेमंत ऋतु में तो अभी के समय के जो हेमंत ऋतु है उसमें पृथ्वी और सूर्य सबसे समीप में रहते हैं ग्रीष्म के मुकाबले में। तो अब वहां हेमंत में गर्मी ज्यादा होना चाहिए था, किरणों यदि सूर्य ही अधिक गर्मी कर रहा है तो। लेकिन सूर्य की किरणें की वजह से वहां पे मृदुता और तीव्रत्व सूर्य के किरणों में होने के कारण ही वहां पे गर्मी और ठंडा का बात आता है। तो इस बात का भी सूर्य सिद्धांत में जिक्र किया गया है और इसमें थोड़ा अलग तरीके से प्रतिपादन किया गया है जिसको हम अपने चिंतनों के मुकाबले में हम समझ सकते हैं कि अभी के अनुभव के कारण कि अच्छा ये गर्मी ज्यादा होने का कारण उसके किरणों का जो तिरछापन और सीधापन है वही है, इस तरीके से हम समझ सकते हैं। हाँ, अब देवासुराणाम अहोरात्र व्यवस्था। अब देवासुरों की अहोरात्र की व्यवस्था बता रहा है। बहुत सारी बात बताया कि पृथ्वी गोल है तो किसी को ऊपर लगता है किसी को नीचे जैसा लगता है, लेकिन पृथ्वी गोल है, यहाँ पे कोई ऊपर नहीं है कोई नीचे नहीं है बोल के इन सारे श्लोकों के माध्यम से सूर्यांश पुरुष ने उनको बताया है। तो अब बता रहा है देवासुर विषुवती क्षितिजस्थम दिवाकरम पश्यन्त्यन्योन्यमेतेषां वामसभ्य दिनक्षपे। तो मैंने अभी आपको यही बताया जब नव्य अंश की बात बता रहा था मैं सबसे पहले। तो देवासुरा विषुवती क्षितिजस्थम दिवाकरम, विषुवती नामा उस नाड़ी वृत्त में उस इक्वेटर में जब दिवाकर होता है अर्थात क्षितिजस्थ होता है, क्षितिजस्थ होता है अर्थात जब इक्वेटर लाइन में होता है। तो इक्वेटर लाइन ही किसका क्षितिज होता है? देवों का और असुरों का इक्वेटर लाइन ही क्षितिज होता है। पश्यन्त्यन्योन्यमेतेषां वामसभ्ये दिनक्षपे, पश्यन्ति अन्योन्यम एतेषां। तो अन्योन्यम पश्यन्ति अर्थात जब मेष के आदि बिंदु पे जब सूर्य होता है तो उत्तरी ध्रुव वालों के लिए सूर्य उदय हो गया। अब मेष वृष मिथुन कर्क, अब कर्क रेखा पहुंच गया सूर्य, फिर कर्क ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पहुंच के फिर नीचे आ रहा है सूर्य। अब सिंह कन्या, कर्कट सिंह कन्या, तो 3 राशियां में, और जब कन्या के अंतिम में आके तुला के आदि बिंदु पे जब जाता है सूर्य तो क्या हुआ? उन उत्तरी गोलार्ध वालों के लिए उत्तरी ध्रुव वालों के लिए वो सूर्य अस्त हो गया। तो 6 राशियों में जब सूर्य भ्रमण करता है मेष से लेकर के कन्या तक, तब देव भाग में उन देवताओं के लिए हमेशा सूर्य उदय होता रहता है। तो आप अभी यदि आप अंटार्कटिका पे जाएंगे उत्तरी ध्रुव के ठीक नीचे आप जाएंगे तो आपको सूर्य कैसे दिखेगा? आपको सूर्य ऐसे चलता हुआ दिखेगा, ऐसे चलेगा सूर्य, ऐसे चलेगा सूर्य। हमारे में सूर्य ऐसे चल रहा है लेकिन उन वालों के लिए सूर्य ऐसे चलेगा। क्यों ऐसे चलेगा? क्योंकि उत्तरी ध्रुव के स्थानों के लिए जो क्षितिज है वही क्या है? निरक्ष देश है, इक्वेटर ही उनका क्षितिज है। इसीलिए जब इक्वेटर से ऊपर ऊपर आता है तो सूर्य भी ऐसे ऐसे करके, पहले दिन तो सूर्य इनको ऐसे दिखेगा सीधा में, उसके दिन थोड़ा सा ऊपर दिखेगा, थोड़ा सा, और बस ज्यादा दूर नहीं जाएगा, ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा, उनके सिर के ऊपर तो कभी जा ही नहीं सकता है। तो सिर के ऊपर कहां तक जाएगा ये भी हम चर्चा आगे कर लेंगे। तो इस तरीके से मेषादावुदित सूर्य स्त्रीन राशि उत्तरम संचरण प्रागहर मध्यम पुरये मेरुवासिनाम। तो मेष के आदि से लेकर के जब सूर्य 3 राशि में होता है तो वो दिनार्थ तक बनाता है उत्तरी ध्रुवों के लिए। फिर 3 राशि जब आगे बढ़ता है कर्क से तो दिन के अपरार्ध भाग होता है, और उसके बाद फिर सायं जब होता है तो जब तुला के आदि में जब रहता है सूर्य तो क्या होता है? उनका सूर्यास्त हो जाता है। किनका? उत्तरी ध्रुव वालों के लिए। और यही उसके ठीक विपरीत दक्षिण ध्रुव वालों के लिए होता है। जब तुला में आया तो सूर्य उदय हो गया उनका, अभी तक उनका रात था। तो इसीलिए 6 महीने का दिन 6 महीने का रात कहाँ होता है? उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव और दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव वालों स्थानों के लिए 6 महीने का दिन 6 महीने का रात होता है। ये यहाँ से अहोरात्रि व्यवस्था सिद्ध होगी। अब यही बताया, अभी मैंने बताया दिनार्ध और रात्र्यार्ध की बात। दिनक्षपार्धमे तेषां अयनान्ते विपर्यात् उपर्यात्मात्मन्योन्यम कल्पयन्ति सुरासुराः। तो देवताओं का अयनान्ते विपर्यात् दिनक्षपार्ध
भवति, अर्थात दिनार्ध और रात्र्यर्ध होता है। अर्थात यदि सायन मिथुन के अंतिम में, सायन मिथुनांते यदि सूर्यः भवति, अर्थात कर्क राशि के पहले बिंदु प्रवेश करने वाला होता है जब सूर्य, तो क्या होता है, दिनार्ध हो जाता है। किनका? देवताओं का। क्यों? क्योंकि अभी तू मेष में सूर्य उदय हुआ, वृष मिथुन कर्कट हुआ, तो उनका दिनार्थ हुआ। अब कर्क में जैसे आगे बढ़ा, कर्क से दक्षिण की ओर बढ़ रहा है, दक्षिणायन शुरू हुआ, तो वहां से फिर उनका दिनार्थ जो है अब परार्थ में बदलने लग पड़ा, और अपरार्थ होते होते उनका जब तक सूर्य तुला के आदि में आएगा तब तक उनका सूर्यास्त हो जाएगा। तो इस तरीके से देवानाम दैत्यानाम च सायन मिथुनांते धनुरांते च, सायन मिथुनांते सायन धनुरांते च दिनार्थम रात्र्यर्थम च मिथः व्यत्यासतो भवति, अर्थात विपरीत से होता है। ऐसे ही मकर तक तुला वृश्चिक धनु, तुला का पूरा वृश्चिक धनु, धनु के अंतिम में जब पहुंच गया सूर्य, तो वहां पे देव असुरों के लिए, दैत्यों के लिए, असुरों के लिए, अर्थात दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव वालों के लिए क्या हो जाता है, वो दिनार्ध हो जाता है, क्योंकि उसका उनका दिन शुरू हो गया है पहले। अब 3 महीना, हमारे लिए 3 महीना पहले उनका दिन शुरू हो गया है। इसीलिए हमने पहले दिन पढ़े जहाँ पे देवताओं के लिए हमारे 2 एक साथ है, वो देवताओं का एक दिन होता है, 6 महीने का दिन, 6 महीने का रात। तो वही देवता को वहां मान के, उत्तरी ध्रुव में मान के, दक्षिण ध्रुव में मान के देवताओं का, असुरों का अवरात्र व्यवस्था इस तरीके से वहां पे बताया था। तो वही सूर्य के वजह से होता है, अभी भी वो स्थिति है, अर्थात उस समय के स्थिति अभी बदला नहीं है, उस समय के भूगोल अभी बदला नहीं है, वही है और वही सूर्य है, और वही वो आगे बढ़ रहा है, 12 राशियों में संचरण कर रहा है, और वही अहोरात्रि व्यवस्था को सूर्य बना रहा है, जैसे अभी हम प्रत्यक्ष दिख पड़ते हैं। और आपके यदि मित्र कहीं उत्तरी ध्रुव के लिए कहीं है, कुछ रशिया वगैरह के यदि आपके कई मित्र है, तो उनके आप उनसे पता कर लीजिए आप कि वहां के लोगों के लिए कभी कभी 2 महीने का दिन, 2 महीने का रात हो जाता है। तो ये अभी हम आगे आते हुए चर्चा भी करेंगे। तो इस तरीके से देवताओं का असुर होगा, और दिनार्थ और रात्र्यर्थ जो होता है वो मिथुन के अंतिम में और धनु के अंतिम में होता है। वो सायन होता है, सायन का ही ग्रहण होता है, निरायन नहीं है, ये बात समझ लेनी चाहिए। अब ये बताया, ठीक है, अब 6 महीने का दिन, 6 महीने का रात तो हो गया, लेकिन कहीं पे सिर्फ 60 घटी का दिन, 60 घटी का रात होता है क्या? तो होता है, तो कहां कहां होता है? तो वहां पे सूत्र भी बताया, परमापक्रमादेवं योजनानि विशोधये अयनान्ते विलोमेन देवासुर विभागयो नाड़ी षष्ट्या सकृदहर निशाप्यस्मिन् सकृत तथा। तो 60 घटी का दिन, 60 घटी का रात भी कहीं कहीं जगह पे तो होता है। तो वो कहां होता है 60 घटी का दिन, 60 घटी का रात? तो बता रहा है, अब यहाँ पे योजन के अनुसार यहाँ पे बताया, योजन मान के अनुसार बताया यहाँ पे कि हम उस भूभाग से यदि हम वहां तक पहुंचेंगे, उस योजन तक पहुंचेंगे, तो हमको वहां पे 60 घटी का दिन, 60 घटी का रात वर्ष में एक बार देखने को मिलेगा, बता रहा है। अब परमापक्रमा क्या है? परम क्रांति है। अब मान लीजिए ये एक थोड़ा सा रेशियो है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। 360 का एक वृत्त है, 360 का वृत्त में एक भू परिधि जो है वो निश्चित किया गया है, भूमि का परिधि जो है, ठीक है ना। 360 के वृत्त में भूमि का परिधि जो है वो निश्चित किया गया है। और यदि 360 के वृत्त में यदि भूमि का परिधि जितना निश्चित किया गया है उतना मिलता है, तो परम क्रांति में कितना मिलेगा? जब इस तरीके से हम कुछ रेशियो निकालते हैं, तो वो रेशियो जब हम निकालते हैं तो वो उसका जो मान आता है उतने दूर, अर्थात वो भू परिधि से उतने दूर में वो क्या होता है, भूवृत्तपादात् शेषाणि यानि सूर्य योजनानि देहि। भूवृत्तपाद माने 90 से हम उतने परम क्रांति को जितना घटाएंगे, 90 से हम परम क्रांति को घटाने पर भी ये सूत्र आ जाता है। 90 अर्थात 90 में बांटा गया है, 4 भूवृत्तपाद होता है। भूवृत्तपाद अर्थात भूमि का 4 पाद बांटा गया है, 90 180, इधर 90 और उधर 90 180, तो 360। तो 90 अंश में यदि परम क्रांति का हम यदि माइनस करेंगे तो वो अंश आएगा। तो वो उतने योजन में, उतने
अक्षांश में 60 घड़ी का दिन 60 घड़ी का रात होता है बता रहा है। हाँ, भगणाम से ही भूपरिधि योजनानि लभ्यते, तो ये 360 से यदि भूपरिधि का योजन मिलता है तो उस परम क्रांति में कितना योजन मिलेगा, तो जितना योजन मिलेगा उसका, उस मैप में आप कल्पना कर लीजिए, जितना योजन मिलेगा उतने ऊपर और उतने नीचे क्या होता है, विलोमेन अयनांते विलोमेन देवासुर विभागयोः सकृत आहार निशम भवति, रात्रि और दिन होते हैं। तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं यहाँ पे। अब मान लीजिए ये ख जो लिखा है ये ख स्वस्तिक है, ये र उ जो है ये क्या है, परम क्रांति है, अर्थात ये र उ जो है, एक मिनट इसको मैं थोड़ा सा साइड कर देता हूं। अब जो र उ जो है लाइन जो दिख रहा है आपको, रेखा दिख रही है, वो उस दिन का क्या है, परम क्रांति है। परम क्रांति कब होता है, जब सूर्य जो है वो कर्क राशि या फिर उत्तरी परम क्रांति कब होती है, उत्तरी क्रांति परम होती है जब कर्क राशि में पहुंचता है, कर्क राशि के अंतिम में, और उधर मकर राशि के जब अंतिम में। सायन कर्क संक्रांति के दिन जब सूर्य कहाँ होता है, अंतिम जगह, अंतिम उत्तर गोल पे होता है, अर्थात वहां से आगे सूर्य बढ़ नहीं सकता है। तो ये वही उस दिन का अहोरात्र वृत्त भी होता है। अहोरात्र वृत्त मतलब क्या है कि सूर्य आज जिस रास्ते पे आज सूर्य घूमते हुए हमको दिखा है वही आज का अहोरात्र वृत्त है। तो देखिए यहाँ पे जो ये ऊद जो है ये क्षितिज, दक्षिणोत्तर क्षितिज का रेखा है, और ये वी जो है ये विषुव मंडल है, विषुव मंडल का एक बिंदु है ये वी। और जो ऊ, ये देखिए ये ऊ और ये धा जो है ये एक इष्ट स्थान का, ये हम एक पर्टिकुलर स्थान को लेकर के बात कर रहे हैं, ये भूमि को लेकर के बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना आप लोग, यहाँ भूमि की बात नहीं चल रही, यहाँ पे एक हम पर्टिकुलर एक स्थान को लेकर के बात कर रहे हैं। तो ये ऊध जो है वो उसकी अक्षांश से, जहां पे जिस क्षितिज का अक्षांश है, ये क्षितिज से ध्रुव इतना उठा है इसीलिए वो अक्षांश है। अब देखिए र उ जो है अहोरात्र वृत्त, जो र उ जो है जो अहोरात्र वृत्त है जो बिल्कुल अस्त नहीं होगा क्योंकि वहां पे सीट। हाँ, अब ये क्षितिज से, ये क्षितिज रेखा से ये जो यहाँ पे घूमने वाला सूर्य जो है यहाँ अस्त नहीं होता है, अर्थात ये क्षितिज से सूर्य नीचे नहीं जाता है। तब कब नहीं जाता है, जब परम क्रांति में होता है। तो परम क्रांति दो जगह पे होता है, एक उत्तर में एक दक्षिण में होता है, तो दो जगह पे ये स्थिति बनेगी। तो आप देख लीजिए यहाँ पे नीचे में नोट में, यस्य स्थानस्य अत्र चर्चा क्रियते, यस्य स्थानस्य, जिस स्थान का यहाँ पे चर्चा हो रही है, तस्य अक्षांशः, उसका अक्षांश जो है, अब हमको देखना है कि कहाँ पे 60 घड़ी का दिन, कहाँ पे 60 घड़ी का रात हो रहा है। तो जब आप आप वो मैप में देखेंगे, ये पॉलिटिकल मैप पे आप जब देखेंगे वर्ल्ड मैप में, तो जहां पे 66.33 जब डिग्री होता है, 66 डिग्री 33 कला जब अक्षांश होता है, जिस देश का अक्षांश वो है, उस देश के लिए क्या होता है, वो 60 घड़ी का दिन 60 घड़ी का रात हो जाता है। अर्थात इसका मतलब क्या है कि वहां तक ही वो सूर्य की किरणें पहुंच सकती है, उसके आगे सूर्य की किरणें नहीं पहुंच सकती। इसलिए वहां पे आपको जहां पहुंच रहा है, जिस उत्तरी में है तो उत्तरी में दिन होगा, और यदि दक्षिण क्रांति में है तो दक्षिण क्रांति में होगा, तो वहां पे दक्षिण क्रांति में रात होगा, सॉरी दिन होगा, और उत्तर में विपरीत से होगा। अर्थात यदि ये उत्तर की बात हम कर रहे हैं, उत्तरी क्रांति की, तो 60 घड़ी का रात जो है वो दक्षिण में होगा, और 60 घड़ी का दिन जो है उत्तर में होगा। और 60 घड़ी, यदि हम दक्षिण की बात करेंगे, दक्षिण क्रांति की यदि हम बात करेंगे, तो दक्षिण अक्षांश जितना है 63.33 में देश में आने वाले, जो भी अक्षांश में आने वाले जितने भी जो भी देश है, उन देश वालों के लिए 60 घड़ी का दिन 60 घड़ी का रात होता है। वो भी कब होता है, वर्ष में सिर्फ एक ही बार होता है। क्यों? क्योंकि वर्ष में एक ही बार सूर्य कर्क में पहुंचता है और मीन पे मकर पे भी पहुंचता है। तो इसका और भी विश्लेषण हो सकता है, इसको आप थोड़ा, हम जल्दी बढ़ेंगे क्योंकि इन सब बातों को और भी विश्लेषण करने की बात है। तो उन 66 डिग्री
उत्तर और 66 डिग्री दक्षिण के बीच में रहने वालों के लिए क्या होता है, दिन का वृद्धि और ह्रास होता रहता है। समझ में आ रहा है ना, कि उन 66 डिग्री से ऊपर के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं। 66 डिग्री जहां पे होता है अभी, जिसको हम कब बोलते हैं, आर्टिक सर्कल हम जिसको बोलते हैं अभी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से ऊपर के जो 2 एकड़ सर्कल होता है, वहां पे आर्टिक सर्कल, शायद वो आर्टिक सर्कल 66 डिग्री का ही होता है, अक्षांश पे ही होता है। तो उसके अंदर ही वो दिन रात्रि व्यवस्था होती है। इसीलिए हमारे में भी कभी कभी 12 घंटे का दिन हो जाता है, कभी कभी 13 घंटे का, और कभी कभी 14 घंटे का दिन हो जाता है। कभी कभी दिन और वृद्धि बढ़ता रहता है हमारे में। हमारे भारत से ऊपर चाइना, रशिया, कुछ कुछ जगह में, रशिया के कुछ ऊपर और इलाके में जाएंगे तो फिर वो स्थिति हट जाएगी। तो उन स्थिति में भी इतने ही आर्टिक सर्कल के अंदर ही, अर्थात गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध के जो आर्टिक सर्कल से नीचे वाला गोलार्ध है और आर्टिक सर्कल के ऊपर 2 आर्टिक सर्कल वाला अंदर वाला हिस्सा जो है, उसमें ही 60 घड़ी का दिन, 60 घड़ी का रात उन्हीं जगह पे होगा, लेकिन हमारे जगह पे नहीं होगा कभी भी, क्योंकि हमारे जगह पे तो हमेशा सूर्य दिखाई देगा। इसलिए 60 घड़ी का हमारे क्षितिज में तो सूर्य डूबेगा ना अभी थोड़ा देर बाद, इसीलिए हमको नहीं। लेकिन उनके क्षितिज में सूर्य क्या है, उस क्षितिज से नीचे ही नहीं जाएगा। जैसे र अ वाले अहोरात्र वृत्त के लिए क्षितिज क्या बना, ये द उ बन रहा है, तो द उ से तो नीचे जाएगा ही नहीं सूर्य। तो 60 घड़ी का दिन वहां पे स्वतः ही हुआ और उसके विपरीत वालों के लिए 60 घड़ी का रात हुआ। तो इस प्रकार से वहां पे 60 घड़ी का दिन और 60 घड़ी का रात में चर्चा किया है। आप इसको एक बार सूर्य सिद्धांत में देख के और भी क्लियर कर सकते हैं। तो क्या 2 मासों का दिन भी होता है क्या, बोले हाँ, 2 मासों का भी दिन होता है। तो 2 मास का दिन कहाँ होता है, तो धनुर्मृगस्थ सविता देव भागे न दृश्यते तथैवासुर भागे तु मिथुने कर्कटे स्थिते। इसका श्लोक आधा आधा लिया मैंने, कि सब सूर्य सायन धनुराशि में प्रवेश करता है तो सायन धनु में और मृग में होता है, तो देवताओं के लिए वो नहीं दिखता है, देव भाव के लिए वो नहीं दिखता है। अभी हमने पहले बात किए थे कि जब तुला के आदि बिंदु में ही जब पहुंचता है सूर्य, तो देवताओं के लिए तो वो मतलब उत्तरी ध्रुव वालों के लिए तो वो दिखता नहीं, वो अस्त हो जाता है। तो धनुर्मृगस्थ सविता, धनु और मृग पे रहने वाला जो सविता माने सूर्य जो है, वो देवताओं के लिए नहीं दिखता है। और असुर भाग में रहने वालों के लिए, मिथुन और जब कर्क में होता है तो वह सूर्य नहीं दिखता है। तो क्यों नहीं दिखता है, ये एक बार आप थोड़ा चिंतन भी कर लीजिए, क्यों नहीं दिखता है ये। क्योंकि वहां तक वो छाया, सूर्य की छाया नहीं पहुंच पाती है, इसलिए नहीं दिखता है। वो सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाती, इसलिए नहीं दिखता है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए कि ये स्थिति कहां पे बनेगी, अभी के मैप में कहां पे बनेगी। तो जब धनु राशि में सूर्य प्रवेश करता है तो वो दक्षिण क्रांति होता है। दक्षिण क्रांति कब होता है, 20 अंश 10 कला, 20 डिग्री 10 कला, है ना, 20 डिग्री 10 कला में होता है उसका क्रांति। मैं सूर्य की क्रांति की बात कर रहा हूं। जो सूर्य की क्रांति है वो जब धनुराशि में होता है सायन सूर्य, तो वो क्या होता है, 20 डिग्री 10 कला होता है। और जब तक राशि 2 में रहता है, धनु और मकर में रहता है, तो 20 डिग्री से उसका क्रांति जो है वो अधिक होता है। तो आप देख लीजिए, जब हमने बोला ध्रुव जो है वो अक्षांश, आपकी क्षितिज से ध्रुव की उन्नति जितना है वही अक्षांश होता है। तो आप देख लीजिए, जब 90 अंश से आप उस सूर्य की क्रांति को जब घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 69 अंश 50 कला आ जाएगा। ये 69 अंश 50 कला क्या है, ये अक्षांश है। ये जिस देश का अक्षांश है, उन देश के अक्षांश में उन अक्षांशों के देशों के लिए क्या होता है, 2 महीने का दिन 2 महीने का रात होता है। अब ये कहाँ होता है, अब ये होता है, अभी हमने 63 बात किया था, तो आर्टिक सर्कल से थोड़ा सा ऊपर के वाले के लिए होता है। जैसे आपने ग्रीनलैंड नाम का देश सुना है, फिनलैंड वगैरह भी सुना है, और रशिया के कुछ हिस्से, और अमेरिकन कॉन्टिनेंट के अलास्का जो है, इन देशों के लिए क्या होता है, 2 महीने का दिन 2 महीने का रात हो जाता है। ये 2 महीने का दिन और 2 महीने का रात उत्तरी के लिए। दक्षिणी वालों के लिए जब 2 महीने का दिन वहां हुआ उत्तर में, तो 2 महीने का रात नीचे दक्षिण में हुआ, और यदि दक्षिण में 2 महीने का दिन हुआ तो 2 महीने का रात उत्तर में हुआ।
तो धनुर्मृगस्थ सविता, धनु और मृग पे रहने वाला सविताओं के लिए, उत्तरी गोलार्ध वालों के लिए वो सूर्य नहीं दिखता है, इसलिए 2 महीने का दिन वहां होता है। और 2 महीने का दिन, सॉरी 2 महीने का रात होता है वहां पे। और उन देवताओं के, असुरों के लिए अर्थात दक्षिण गोल वालों के लिए, दक्षिण ध्रुव के वासियों के लिए, जितने भी वो उतने अक्षांश के जितने भी कॉन्टिनेंट आ रहे हैं उनके लिए क्या हो जाता है, वो दिन हो जाता है। और जैसे ही मिथुन और कर्कट में जब सूर्य जाता है तो असुरों के लिए वही रात्रि 2 महीना बन जाता है, और वही अलास्का वालों के लिए, वही ग्रीनलैंड के कुछ हिस्सा के लिए और रशिया के कुछ हिस्सा में वही पूरे दिन बन जाता है। तो वहां पे 2 महीने का दिन 2 महीने का रात हो जाता है। इस तरीके से वहां पे 2 महीने का दिन 2 महीने का रात बताया, और 4 महीने का दिन 4 महीने का रात भी बताया है। और वो भी समान ही है। जब सूर्य धनु मकर कुंभ मीन और मिथुन कर्कट सिंह कन्या इन चारों में जब होता है तब वो क्या होता है, 4 महीने का दिन 4 महीने का रात हो जाता है। वो भी इसी तरीके से है। वो कहाँ हो जाता है, 73 अंश अक्षांश जिसका है, अर्थात 73 अक्षांश जिन जिन देशों का है, उत्तरी वालों के भी हो सकता है, हमारा तो नहीं होगा कभी भी, क्योंकि हमारा अक्षांश तो एक निश्चित है। लेकिन 73 अंश से ऊपर जो भी जितने भी अक्षांश वाले हैं, 73 सर्कल जहां पे अक्षांश है, उन अक्षांश दोनों जगह बनता है। कहाँ पे, दक्षिण गोलार्ध में भी बनता है और उत्तरी गोलार्ध में भी बनता है। तो उन दोनों जगहों के लिए क्या हो जाता है, उन देशों में 4 महीने का दिन 4 महीने का रात हो जाता है। जब यहां से लेकर के, ये मान लीजिए ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से भी और नीचे जाइए आप, दक्षिण गोलार्ध में अफ्रीकन को छोड़ दीजिए, आप पूरा नॉर्थ पोल में, साउथ पोल में जाइए। साउथ पोल में जाके आप जब डिग्री देखेंगे 73 डिग्री जहां पे है अक्षांश, उनके लिए जब सूर्य उत्तर में होता है तो वो रात बन जाता है यहाँ पे, क्योंकि उनको नहीं दिखाई देता है 4 महीने। और फिर जब यहाँ आप उत्तर में जब आप 73 जाएंगे देखेंगे, अभी मैं आपको दिखाऊंगा मैप पे, तो वहां पे आप जब देखेंगे तो उन नीचे वालों के लिए क्या हो जाएगा, वो रात्रि हो जाएगी। तो जब वहां दिन होता है तो यहाँ रात्रि, जब यहाँ रात्रि होता है तो वहां दिन, तो इसी को विपरीत क्रम से हो जाता है। तो इस तरीके से 4 मास के लिए बात में भी बताया, 4 मास में भी बताया। और 6 महीने का दिन 6 महीने का रात तो वही होता है जहां जिसका अक्षांश जो है वो 90 डिग्री होता है। तो मैंने सबसे पहले बताया 90 डिग्री अक्षांश किसका होता है, उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव के वालों के लिए, और नीचे दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वालों के देशों के लिए ही 90 अंश की अक्षांश होती है। और 90 अंश की अक्षांश वहां क्यों होती है, क्योंकि उनके क्षितिज से उनका जो ध्रुव है ठीक खमध्य के ऊपर दिखता है। इसलिए आपका क्षितिज से जितना खमध्य, जितना आपका ध्रुव उठा है उतना ही तो आपका अक्षांश होता है। तो आप देख लीजिए, मेषादो देव भागस्थे, सॉरी मेरो मेषादि चक्रार्धे देवा पश्यन्ति भास्करम। तो मेष के जब प्रथम बिंदु पे जब आता है तो देवताओं के लिए सूर्य भास्कर दिखता है, और वो उनके लिए सूर्योदय हुआ। अब वो ऊपर की ओर बढ़ रहा है तो उनका और दिनार्थ वगैरह होता गया। अब जब तुला में आया तो सकृदेवोदितम तद्वत् सुरा असुरा तुलादिगम, जब तुला के आदि में जब जाता है, सायं तुला के आदि में सकृत उदितः, फिर देवताओं के लिए वो उदय, सॉरी दानवों के लिए, दक्षिण गोलार्ध वालों के लिए, दक्षिण ध्रुव वालों के लिए क्या होता है, साउथ अंटार्कटिका के लिए वो उदय हो जाता है सूर्य जब तुला के आदि में होता है। तो जब मेष के आदि में होता है तो नॉर्थ पोल वासियों के लिए, नॉर्थ पोल के देश में रहने वालों के लिए उदय होता है, तुला में होता है तो फिर साउथ पोल में देशवासियों के लिए उदय होता है। तो इस तरीके से अहोरात्र व्यवस्था जो है पूरे भूमि पर अलग अलग है। इसीलिए हमारे देश से कुछ आप थोड़ा नीचे जाएंगे या फिर ऊपर जाएंगे तो अभी बढ़ता बढ़ता हुआ दिन बढ़ेगा। अभी आपने भी देखा है, अभी 5 बजे सूर्यास्त होता था पहले, अब 5 बजे सूर्यास्त नहीं हो रहा है। तो जैसे जैसे सूर्य बढ़ेगा आगे, ऐसे ऐसे दिन की वृद्धि भी करेगा। लेकिन वृद्धि कहां तक करेगा, जहां तक वहीं तक करेगा जहां तक 63 अंश तक ही करेगा। वहां से आगे 60 घटी नहीं, काम नहीं करेगी। वहां का फंडा ही कुछ और है। फिर वहां से आगे 2 महीने का दिन बन रहा है,
4 महीने का रात बन रहा है। तो वहां जहां मैंने बताया 60 घटी का दिन 60 घटी का रात, तो उनके अंदर ही ये दिन रात्रि व्यवस्था है गड़बड़ होता है, उससे आगे वालों के लिए नहीं होता है, उनसे आगे वालों के लिए तो ये महीने भर ही चलता है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, आप ये मैप देख रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, ये इक्वेटर लाइन है जो मैंने आपको दिखाया है फर्स्ट एरो पे, तो यही नाड़ी वृत्त है, यही निरक्ष देश मान लीजिए। अब अभी जो हम यहाँ ये 0 डिग्री लेते हैं यहाँ से, ये GMT हम जिसको बोलते हैं आजकल ग्रीनविच मीन टाइम, वो वहां से 0 चलता है। और वस्तुतः पहले ये सब भारत से ही था, भारत में ही 0 था, क्योंकि सूर्य सिद्धांत में एक जगह आया है, राक्षसालय देवो का शैलयोर मध्य सूत्रगाः रोहित कमवंती से यथा सन्नीतम सरह, ये निरक्ष देश है, अर्थात हरियाणा के रोहतक प्रदेश और उज्जैन ये सब को छूते हुए जब रेखा जाता है तो वही निरक्ष वही उसका वो 0 वहां से गिना जाता था। तो अब हम इनको 4 भागों में बांट रहे हैं, तो ठीक 90 डिग्री के आसपास में, जैसे हमारे यहाँ से 180 डिग्री में जैसे अमेरिका है ना, तो ऐसे ही ये जो लंका नगरी जो था उससे 180 डिग्री में दूसरा कोई एक देश था जो प्राचीन काल में भद्राश्व या फिर रोमक था, रोमक नहीं सिद्धपुर या भद्राश्व केतुमाल था। तो अभी इस समय आप यहाँ पे देख लीजिए, तो ये जो इक्वेटर लाइन है, जब इस देख लीजिए, जब सूर्य सायन मेष के प्रथम बिंदु पे होता है तो इन देशों के ठीक ऊपर सूर्य घूमता है। देखिए आप, ये केन्या है ना, ये कोलंबिया, ये इक्वेटर के थोड़ा सा कुछ हिस्सा, और ये अफ्रीका के कुछ कंटिनेंट, उगांडा से थोड़ा नीचे, तो ये सब देशों में ये रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इन सब देशों के ऊपर सूर्य घूमता है जब मेष राशि में होता है। अब जैसे जैसे सूर्य आगे बढ़ा, अब मेष वृष मिथुन कर्कट में बढ़ा, तो उसका परम क्रांति हमने क्या बताया, सूर्य सिद्धांत में 24 बताया गया है, जो अभी जो है वो 23.26 23.27 भी है। तो ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, ये कर्क रेखा जो है वो 23 डिग्री तक है। अब सूर्य यहां तक ही पहुंच पाएगा, इससे आगे ऊपर सूर्य बढ़ ही नहीं सकता है, मतलब ठीक सर के नीचे से सर के ऊपर, तो यहां तक सर के ऊपर आएगा, फिर उसके बाद नीचे आने लग पड़ेगा, फिर सूर्य दक्षिणायन की ओर होगा, फिर मकर पे आएगा नीचे जाके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, फिर वो उत्तरायण की ओर बढ़ने लग जाएगा। तो जब आप देखे होंगे आर्टिक सर्कल यहाँ पे 63.66, तो ये किसका अक्षांश है, ये उन नॉर्थ का अक्षांश है, और ये यहाँ पे और नीचे का आएंगे आप, तो यहाँ पे अंटार्कटिक सर्कल जो दिख रहा है आपको, यहाँ लास्ट एरो नीचे है, तो ये साउथ वालों के लिए वो अक्षांश है। तो जब 63 अंश वालों के लिए यहीं पे होता है, देखिए यहीं पे 60 घटी का दिन 60 घटी का रात, जब सूर्य उत्तर की ओर होता है तो 60 घटी का रात इस जगह पे होगा, और जब सूर्य दक्षिण की ओर हो जाएगा तो 60 घटी का रात उस अलास्का से थोड़ा, यहाँ अलास्का देख रहे हैं आप, यहाँ पे अलास्का के थोड़ा नीचे वाले हिस्से जो भी है, ये सब देशों पे, ये स्वीडन फिनलैंड के थोड़ा सा बाउंड्री छू रहा है, ये नॉर्वे के कुछ जगह पे 60 घटी का दिन 60 घटी, इनके बीच ही 60 घटी का दिन 60 घटी का रात होगा, उससे आगे नहीं होगा। अब उससे आगे क्या होगा देख लीजिए आप, ग्रीनलैंड जाइए, आप अलास्का के ऊपर जाइए, तो आप जब देखेंगे 75 यहाँ आपको दिखा, तो मैंने बात किया 73 का, अर्थात ये इतने वाले बीच में, ये जो मैं एरो लगा रहा हूं यहाँ पे, ये ग्रीनलैंड डेनमार्क जो भी है, ये देश जो इतने भी आ रहा है, उन देशों के लिए 2 महीने का दिन 2 महीने का रात, 4 महीने का दिन 4 महीने का रात, इस तरीके से होता है। और जब आप पूरे आर्टिक में जाते हैं, पूरे ये भूभाग में जाते हैं, यहाँ पे पूरे ये भूभाग में जहाँ पे अक्षांश क्या होता है 90 है, अब यहाँ से 75 से ऊपर जितने भी जाएंगे आप यहाँ के वालों के लिए, तो वो 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात ही हो जाएगा। तो इस तरीके से ये भूभाग में हम समझ सकते हैं कि 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात, 4 महीने का दिन 4 महीने का रात का किस किस देशों पे हो रहा है ना।
तो इस तरीके से आप यहाँ पे देखेंगे तो ये भूभाग में ऐसे अवरात्र व्यवस्था सूर्य द्वारा करता है। तो यही प्रश्न जो था वो प्राचीन समय में मयासुर ने पूछा था और समाधान सूर्यांश पुरुष ने दिया था और अनेकों आचार्यों ने भी इसका उल्लेख किया। अब देख लीजिए उसका तालमेल यहाँ पे कैसे बैठ रहा है। यहाँ पे उससे अब यहां से आगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आगे सूर्य नहीं जाएगा तो सायन धनुरांत मिथुनांत हमने जब बोला था तो यह बात देख लीजिए। अब जब यहाँ पे सूर्य आता है तो उन देवताओं के लिए, उन ध्रुव वालों के लिए क्या हो जाता है, दिनार्ध हो जाता है। और यहाँ पे दिनार्ध हो जाता है तो सूर्य आ जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, जो हमारे देश के लिए छूते हुए जाता है। हमारे देश के अहमदाबाद इत्यादि शहरों को छूते हुए जाता है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कर्क रेखा है। तो जब हमारे देश में जब सूर्य ठीक खमद्दे के ऊपर होता है ये कर्क रेखा में, तब उन उत्तरी ध्रुव गोलार्ध वालों के लिए वो दिनार्ध बन जाता है, उनका दिन का अर्ध हिस्सा खत्म होता है। तो इसीलिए आप देख लीजिए जब मेष में आया सूर्य, यहाँ इक्वेटर से ऊपर आया तो ऊपर ऊपर ही देखने लग पड़ेगा। तो क्यों, अब जब आप 90 अंश से जैसे देख लीजिए यहाँ पे ये उत्तरी गोल वालों के लिए ये 90 है और यहाँ 90 है। जब यहाँ से 90 अंश की दूरी पे आपको एक वृत्त खींचेंगे तो यहाँ पे 0 ही आएगा। तो 1 0 यहाँ, 1 0 यहाँ, 1 0 यहाँ, 1 0 यहाँ, अर्थात 90 90 90 हुआ। तो 90 अंश में जब आप वृत्त खींचेंगे तो वही क्षितिज वृत्त होता है। तो आपने जब अभी ये सूर्य की परम क्रांति को माइनस किया था 90 डिग्री में, वो क्यों किया, क्योंकि 90 अंश में का हमने एक भाग बांटा है, 4 भाग बांटा है। तो 4 भाग में परम जो अक्षांश होता है वो 90 ही होता है जो ध्रुव का है, और परम न्यून जो होता है वो 0 होता है जो निरक्षर देश वालों के लिए, जो इक्वेटर वालों के लिए है। तो इक्वेटर वाले भी ध्रुव को कहां देखेंगे, देख लीजिए। अब यहाँ इक्वेटर वालों के लिए ये कोलंबिया के कुछ ये देश में जाइए आप, और वहां के ठीक ऊपर से आप 90 डिग्री का अंश खींच लीजिए तो वो कहां पहुंचेगा, वृत्त यहाँ से वृत्त होते हुए जाएगा, ये ऊपर से, ये ऊपर बनेगा वृत्त, जहां पे आप ये लाइन दिख रहे ऊपर, सबसे ऊपर अटलांटिक ओशन के ऊपर, तो वहां पर 90 डिग्री होगा। तो वहां 90 होगा तो उनका अक्षांश क्या हुआ, वो क्षितिज क्या हुआ, वही हुआ क्षितिज ही उनका, क्षितिज में ही उनका क्या दिख रहा है, ध्रुव दिख रहा है, इसलिए उनका तो अक्षांश है नहीं, इसलिए उनका 0 डिग्री अक्षांश है उनका। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं, इस तरीके से ये भूभाग लेकर के हम अहोरात्र व्यवस्था को समझ सकते हैं। और यही काल का विषय है। देखिए कैसे सूक्ष्म प्रतिपादन किया उस समय में कि 3 महीने का दिन 3 महीने का रात, ये अभी भी पता किया, अभी भी मतलब कुछ वर्ष हुए जब ये सब बात आया। तो उस समय पे इन सब का ज्ञान उन प्राचीन ऋषियों को कैसे था, ये एक अद्भुत बात है। तो इसमें कुछ यदि प्रश्न वगैरह हो तो आप पूछ लीजिए। प्रश्न बहुत सारे होते हैं और भी मैंने विषय बहुत छोड़ा है यहाँ जो बताना चाहिए था, लेकिन समय 1 ही घंटा है, इसीलिए ज्यादा नहीं बताऊंगा मैं। एक आप लोगों के लिए मैं एक बस जिज्ञासा का मार्ग छोड़ रहा हूँ, आप एक अन्वेषण कर लीजिए। यहाँ पे बहुत सारे विद्वान बैठे हैं, वो तो जानते ही ये सब चीजों को, तो एक अन्वेषण कर लीजिए। अन्वेषण करके आप देख लीजिए कि कितना मेल खा रहा है और सही में वो देश में दिन रात्रि व्यवस्था कैसी बन रही है। जैसे अभी के समय में आप देख लीजिए, अभी जो है सूर्य उत्तरी गोलार्ध में है ना, नहीं दक्षिणी गोलार्ध में है सूर्य अभी। तो अभी मान लीजिए आर्टिक सर्कल के ऊपर वालों के लिए अभी शायद रात्रि होता है, वहां पे रात चल रहा है। तो ये ग्रीनलैंड, डेनमार्क वगैरह देशों के लिए तो अभी तो रात्रि की स्थिति है, तो वहां के लोगों के लिए तो रात है, अभी तक रात चल रहा है अभी उनका। क्योंकि अभी जैसे जैसे सूर्य ऊपर की ओर जाएगा ऐसे ऐसे ही उनका फिर जैसे जैसे मेष में आएगा तो उनके लिए दिन शुरू हो गया, उन लाल के लिए सूर्य उदय हो चुका है। और जैसे तुला से नीचे है तो उनके लिए अंधेरा ही अंधेरा है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं। अभी जब मीन पे जाएगा सूर्य और मीन के अंतिम में जाएगा और मेष के आदि में आएगा, तो जब उन ध्रुववासियों के लिए सूर्य उदय हो जाएगा, तो उन ऊपर वालों के लिए, नॉर्थ पोल के नीचे रहने वालों के लिए अभी अंधेरा है स्थिति, और ये नीचे वालों के लिए पूरा दिन ही दिन चल रहा है अभी इनके लिए। तो जहां जहां अक्षांश है उन अक्षांश के देशों के लिए ही 2 महीने का दिन 2 महीने का रात है।
तो उनके ऊपर फिर 45 दिन ये सब चीजें 60 दिन, 65 दिन, 70 दिन, इस तरीके से वो दिन बढ़ता रहता है और दिन रात की व्यवस्था इस तरीके से उसमें होता रहता है सूर्य की क्रांति की वजह से, सूर्य का भ्रमण की वजह से, सूर्य की क्रांति की वजह से और उस अक्षांश की वजह से और उसके दिश की वजह से। तो इतना बात कहते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। अब मेरे से कुछ यहाँ पे आधुनिक बात में कुछ भूल हो गया है तो मुझे क्षमा कर दीजिए आधुनिक विद्वान लोग, और प्राचीन विद्वान लोग भी मुझे क्षमा कर दीजिए कुछ भूल हुआ है। तो आप लोग कुछ आप आगे पढ़िए इसको, सूर्य सिद्धांत एक बार पढ़ लीजिए, भूगोल अध्याय नाम का अध्याय है, उसके बाद पढ़ के आप अच्छे भूगोल के, सूर्य सिद्धांत के भूगोल के एक भूगोलविद आप अच्छे से बन सकते हैं। इतना कहते हैं मैं विराम देता हूँ। सभी को नमस्ते, धन्यवाद।